नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज की ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, ये उस खतरनाक सच्चाई का पर्दाफाश है जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी है और उससे भी बढ़कर ये उस मानसिकता को बेनकाब करती है जो चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करने को तैयार बैठे हुए हैं। बिहार के बक्सर से आई इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है, जहां एक व्यक्ति जिसने खुद को देश का नागरिक कहा, उसी ने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश रचने की कोशिश की। जी हां, बक्सर जिले के सिमरी मोहल्ले से अमल कुमार तिवारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप बेहद गंभीर है। आरोप यह है कि उसने एक विदेशी खुफिया एजेंसी की वेबसाइट पर मैसेज भेजकर यह दावा किया कि वो पैसे के बदले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। अब जरा सोचिए, यह कोई मामूली बयान नहीं है, यह सीधे सीधे देश की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, यह कोई सीमा पार बैठा दुश्मन नहीं कर रहा था, यह काम देश के अंदर बैठा एक व्यक्ति कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया और जब उसके घर पर छापा मारा गया तो वहां से जो बरामद हुआ उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब तक आपको लग रहा होगा कि एक व्यक्ति ने नॉर्मल तरीके से किसी प्रकार से एक धमकी दे दी, बस बात खत्म, लेकिन नहीं, उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई ऐसे डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। लेकिन कहानी भी यहीं पर भी खत्म नहीं होती। जांच में यह सामने आया कि आरोपी के मोबाइल फोन में कई वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंस्टॉल थे। साथ ही कुछ ऐसे ऐप्स भी थे जिनका इस्तेमाल डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किया जाता था। अब यहां एक अहम सवाल उठता है, आखिर ये वीपीएन और डार्क वेब क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है? दरअसल वीपीएन एक ऐसा टूल है जो इंटरनेट पर आपकी पहचान को छिपा देता है, आपका लोकेशन बदल देता है और आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है। और डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहां सामान्य सर्च इंजन नहीं पहुंच सकते, जहां गैर कानूनी गतिविधियां होती है, जहां ड्रग्स से लेकर हथियारों तक की खरीद फरोख्त होती है और जहां साइबर अपराधियों का एक पूरा नेटवर्क सक्रिय रहता है। वहां पर आतंकवादी भी होते हैं, मैं आपको ये बात भी बता दूं। यानी साफ है कि आरोपी सिर्फ एक सामान्य इंटरनेट यूजर नहीं था, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। और जब पुलिस ने उसके ठिकाने की तलाशी ली तो वहां से फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए। यानी यह मामला सिर्फ एक मैसेज भेजने तक सीमित नहीं है, यह एक संगठित साइबर अपराध की तरफ इशारा करता है। पुलिस के बयान के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया, यानी कि उसने मान लिया है कि हां, मैंने ऐसा कोई मैसेज डाला था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाऊंगा। और इतना ही नहीं, यह भी सामने आया कि इससे पहले भी वो कोलकाता एयरपोर्ट की वेबसाइट को हैक करने की धमकी देने के मामले में शामिल रहा है। यानी ये उसका पहला अपराध नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति विदेशी खुफिया एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर इस तरह का मैसेज पोस्ट करता है तो यह सिर्फ एक मजाक या शरारत नहीं हो सकती। इसके पीछे या तो गंभीर आपराधिक मानसिकता होती है या फिर किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ाव। इसी वजह से अब इस मामले की जांच सिर्फ स्थानीय पुलिस तक सीमित नहीं है, केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसका मकसद क्या था, वो किन लोगों के संपर्क में था और क्या वो किसी बड़े साजिश का हिस्सा था। यहां पर हमें एक और बात समझनी होगी, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और कई ऐसी खुफिया एजेंसियां हैं जो 24 घंटे प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वो इस सुरक्षा में सेंध लगा सकता है तो यह अपने आप में बेहद गंभीर बात है, भले ही वो सच बोल रहा हो या फिर झूठ या फिर एक मजाक। लेकिन इस तरह का दावा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है और यही वजह है कि बिहार पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई की और आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे लोग पैदा कैसे हो रहे हैं? क्यों कोई व्यक्ति पैसे के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने की सोच सकता है? क्या यह सिर्फ एक लालच है या फिर इसके पीछे कोई गहरी
और बड़ी साजिश काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है और कई लोग तकनीक का गलत इस्तेमाल करके जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन जब यह लालच देश की सुरक्षा तक पहुंच जाए तो यह सिर्फ एक छोटा मोटा अपराध नहीं रह जाता, यह देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता हो जाती है। सरकार और एजेंसियों की सक्रियता ही है कि आज ऐसे मामलों को समय रहते पकड़ लिया जा रहा है। अगर यह व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता तो हो सकता था कि वो आगे चलकर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाता या फिर किसी दुश्मन देश की एजेंसी के संपर्क में आ जाता और तब नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। इसलिए गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भर नहीं है, ये एक संभावित खतरे को समय रहते खत्म करने की कार्रवाई है और इसके लिए बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सराहना की पात्र है। लेकिन इस मामले से हमें एक और सीख मिलती है, वो ये कि आज के दौर में सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, अब लड़ाई डिजिटल स्पेस में भी लड़ी जा रही है, देश के अंदर भी लड़ी जा रही है, जहां दुश्मन बंदूक लेकर नहीं आता बल्कि कीबोर्ड और इंटरनेट के जरिए हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर हमला करता है। और ऐसे में जरूरी है कि हमारी एजेंसियां भी उतनी ही सतर्क और तकनीकी रूप से सक्षम हो, जो कि आज साफ दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस मामले को ट्रैक किया गया, आरोपी तक पहुंचा गया और उसे गिरफ्तार किया गया, वो दिखाता है कि हमारी एजेंसियां हर स्तर पर अलर्ट है। अब आगे क्या होगा, आरोपी से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। संभव है कि उसके संपर्कों की भी जांच हो, उसके डिजिटल ट्रायल को खंगाला जाए और यह पता लगाया जाए कि वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो यह मामला भी बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि एक गंभीर खतरे को समय रहते रोक लिया गया है और यह एक बार फिर साबित करता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो बक्सर की यह खबर हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है, ये बताने के लिए है कि आज के दौर में खतरे बदल गए हैं, उनके तरीके बदल गए हैं, लेकिन हमारा सिस्टम आज भी उतना ही मजबूत और सतर्क है और जो भी इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा, गिरफ्तारी, पूछताछ और सख्त कार्रवाई। हालांकि देखा जाए तो इस खबर को एक अलग एंगल से भी देखा जा सकता है कि आखिरकार कहीं हमारे देश के अंदर रिजीम चेंज की साजिश तो नहीं रची जा रही, क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हाल ही में लगभग 8 आतंकी पकड़े गए थे, जिनमें से एक अमेरिकी नागरिक था, 7 यूक्रेनी नागरिक थे और उन सब का एक ही मकसद था, किसी भी प्रकार से इस देश की आंतरिक सुरक्षा पर हमला करना। उसका नाम वेन डायक बताया गया है, जो अमेरिकी नागरिक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों का पकड़े जाना, जो कि हमारे देश के अंदर बैठ करके साइबर के जरिए हमारे देश की कुछ खास जगहों की रिकॉर्डिंग्स, फोटोज, जिन जगहों पर आम इंसान का जाना मना है, वहां की रिकॉर्डिंग्स, फोटोज और सीसीटीवी लाइव फुटेजेस पाकिस्तान पहुंचा रहे थे। तो कहीं यह भी उस प्रकार का जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है, यह भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर हाल ही में एक और आतंकी पकड़ा गया था जिसने यह दावा किया था कि वो भारत के अंदर एक नया आतंकी संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आईएसआई और आईएसआईएस का हाथ है। तो अब ऐसे में बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही है। देश के अंदर लगातार इस प्रकार के आतंकी गतिविधियां बीते 4 हफ्तों से बढ़ती ही चली गई और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा की बात है कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, बात ये नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी है या फिर कोई और, अगर आपके देश के प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई हमला करने की साजिश रचता है तो ये अपने आप में आपके देश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री केवल वो एक व्यक्ति का या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, बल्कि वो हमारे देशवासियों का, हमारी 150 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री, और उसके ऊपर हमला होना यानी कि दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल होना। तो ऐसे में आप समझिए, आपको पता होगा कि इसी बिहार के, इसी पटना में साल 2014 के समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी तो वहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। तो इस प्रकार से बार बार बिहार के अंदर इस प्रकार की घटनाएं सामने आना बताता है कि कहीं बिहार के अंदर कुछ ऐसे दुश्मन देश के लोग तो नहीं बैठे हुए या फिर कुछ चंद पैसों के लिए बिकने को लोग तैयार तो नहीं बैठे जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सीमांचल क्षेत्र में भी इसी प्रकार की गतिविधियों की बार बार आरोप लगाए गए हैं कि आखिरकार वहां पर बांग्लादेशियों की जनसंख्या बढ़ती चली गई है, वहां पर किसी प्रकार की आबादी का कहीं ना कहीं इधर से उधर होना, मुसलमानों की आबादी बढ़ना, एआईएम का जीतना, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि वहां पर कैसे देश के अंदर जो है आबादी का भी फेरबदल बहुत तेजी से हो रहा है। आप समझिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो राजनीति में एक बहुत सक्रिय राज्य है। देश की राजनीति में बिहार का योगदान अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में
अगर वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बार बार हमला करने की साजिश रची जाती है तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। आप क्या सोचते हैं इस व्यक्ति के बारे में? क्या ये चंद पैसों के लिए की गई एक छेड़खानी भर थी या फिर इसकी हकीकत इससे कहीं ज्यादा दूर है? इसके तार CIA, ISIS कहीं से भी जुड़े हो सकते हैं। सारी चीजों की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।